हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज़ जिसमें हम AKTU के बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज़ लेके आ रहे हैं। इस सीरीज़ में हम बी फार्मा फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, इसका सब्जेक्ट कोड BP203T है, इसकी एक लेक्चर सीरीज प्रेजेंट करेंगे। इसमें आपकी 6 लेक्चर सीरीज होंगी जो हर यूनिट में कवर किए गए सिलेबस का ओवरव्यू रिप्रेजेंट्स करेंगी। आपका जो फर्स्ट लेक्चर सीरीज है उसका नेम है बायोकेमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल्स, बायो एनर्जेटिक, यूनिट 1 AKTU। एंड यूनिट 2 है आपकी बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म, यूनिट 2 AKTU। थर्ड यूनिट का टॉपिक है आपका बायोकेमिस्ट्री, लिपिड, अमीनो एसिड, मेटाबॉलिज्म, यूनिट 3 AKTU। फोर्थ यूनिट है आपकी बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, यूनिट 4 AKTU। एंड फिफ्थ यूनिट है बायोकेमिस्ट्री, एंजाइम, यूनिट 5 AKTU। और एक सीरीज और रहेगी जिसमें हम क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, जिसका टाइटल है बायोकेमिस्ट्री BP203B फार्मा पेपर AKTU। तो ये आपकी 6 लेक्चर सीरीज रहेंगी जिनको आप इन टाइटल के नेम से यूट्यूब पे सर्च करके कभी भी देख सकते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1। यूनिट 1 का जो आपका सिलेबस है वो है, हमें इसमें बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करनी है। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। और इनकी बायो एनर्जेटिक्स स्टडी करनी है। कंसेप्ट्स ऑफ फ्री एनर्जी, इंटरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, इंथैल्पी एंड एंट्रोपी, रिडॉक्स पोटेंशियल, एनर्जी रिच कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ATP एंड साइक्लिक MP। तो ये है यूनिट 1 का सिलेबस जो हम इस पहले सीरीज में कवर करेंगे। बायोकेमिस्ट्री पहले जान लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या है। बायोकेमिस्ट्री, sometimes called biological chemistry, is the study of chemical process within and relating to living organism. Biochemical process give rise to the complexity of life. तो अगर हम बायोलॉजिकल या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो केमिस्ट्री होती है बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, तो इसकी केमिस्ट्री क्या होती है, अगर उसको स्टडी करें तो ये आपकी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। Biomolecules. Biomolecules include large macromolecules or polyanions such as proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acids, as well as small molecules such as primary metabolites, secondary metabolites and natural products. A more general name for this class of material is biological material. तो आपके जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड हैं, ये आपके बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट्स होते हैं और हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट्स होते हैं। क्लासिफिकेशन, a diverse range of biomolecular are exist in biochemistry. The major class of biomolecules are carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids, vitamins and hormones. ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं एंड हार्मोन्स हैं, ये आप लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। और ये ही जो है मेन बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पोर्टेंट्स होते हैं। बायोकेमिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमारा जो पहला बायोमॉलिक्यूल्स है इसको हमें स्टडी करनी है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका हम यहाँ पे जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बायोकेमिकल रोल क्या है।
Carbohydrates are important constituents of the cell structure of glycolipids, glycoproteins, heparin, cellulose, starch, etc. जो आपके जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये आपके ग्लाइकोलिपिड्स को बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स को बनाते हैं, हिपेरिन्स का पार्ट है, सेलुलोज का पार्ट है और स्टार्च का पार्ट है। और तो यहाँ पे जो ग्लाइको वर्ड है ये आपका कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट्स करता है। सेकंड बायोलॉजिकल रोल है, कार्बोहाइड्रेट सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स एज वेल एज अ स्टोर ऑफ एनर्जी। ये आपका कार्बोहाइड्रेट इम्पोर्टेंट सोर्स हैं फूड के, और इनसे ये हमें मेनली जो बॉडी में जो हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट से ही ऑब्टेन्स होती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड के फॉर्मेशंस में भी हेल्प करते हैं। अगर अमीनो एसिड की कमी है, न्यूक्लिक एसिड की कमी है बॉडी में और लिपिड्स की कमी है तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है इसमें। कार्बोहाइड्रेट्स आर द फर्स्ट स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी in the form of glycogen to compensate for immediate energy demands of body। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, जो जनरली हम जो भी फूड खाते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज एनर्जी में, और जब हमें इस ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है तो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट ना हो करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जब हमें फूड कम मिलता है और हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। तो स्टोरेज एनर्जी की तरह भी कार्बोहाइड्रेट्स काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक ग्लूकोज, maltose, enzymes, alcohol and acids। Chemical nature of carbohydrate। A carbohydrate is a biomolecule consisting of carbon, hydrogen and oxygen। कार्बोहाइड्रेट 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम, यूजली विद द हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रेशियो ऑफ 2:1। और कार्बोहाइड्रेट में जनरली जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वाटर के रेशियो के इक्विवेलेंट होता है 2:1 एंड दस विद द एम्पिरिकल फार्मूला CmH2ON। तो उस कंडीशन में इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला CmH2ON भी रख सकते हैं, फिर M में बी डिफरेंट फ्रॉम N और इक्विवेलेंट, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। मोनोसैकराइड्स, मोनो मीन्स 1, सैकराइड्स, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड, पॉलीसैकराइड्स में कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया जा सकता है। पहले हम बात करेंगे इसमें मोनोसैकराइड की। मोनोसैकराइड्स को फंक्शनल ग्रुप के बेसिस में या फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 is एल्डोज एंड नंबर 2 is कीटोज। एल्डोज कंटेन एल्डिहाइड CHO। एल्डोज कंटेन एल्डिहाइड CHO फंक्शनल ग्रुप इज वन ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। और इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंस होता है और गैलेक्टोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंस होता है। दूसरा क्लासिफिकेशन है कीटोज का। कीटोज कंटेन कीटोन एज वन ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल है इसके फ्रक्टोज और रिब्यूलोज। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। मोनोसैकराइड्स को उस नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट्स के बेसिस पे भी डिवाइड किया जा सकता है। ट्रायोज 3 कार्बन, अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है चेन में तब उसको ट्रायोज कहते हैं। एग्जाम्पल है ग्लाइसरेल्डिहाइड। टेट्रोज 4 कार्बन, एग्जाम्पल है इरिथ्रोज। पेंटोज 5 कार्बन, एग्जाम्पल है जाइलोज। हेक्सोज 6 कार्बन, एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज।
हेप्टोज 7 कार्बन, एग्जाम्पल ग्लूकोहेप्टोज। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। ट्रायोज का एग्जाम्पल पीछे हम पढ़ के आए, ग्लाइसरीन एल्डिहाइड भी इसको कह सकते हैं। और इसमें देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, और 1 पोजीशन पे CHO फंक्शनल ग्रुप है। तो ये ट्रायोज है चूंकि 3 कार्बन है, और ये एल्डोज भी है क्योंकि इसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट्स है। दूसरा एग्जाम्पल टेट्रोज का लिया गया जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट्स हैं, 1 2 3 4, और एक पोजीशन पर CHO ग्रुप प्रेजेंट है। तो यह भी इथ्रोज है टेट्रोज का एग्जाम्पल, और CHO में एल्डिहाइड ग्रुप चूंकि प्रेजेंस है, ये एल्डोज भी कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेंटोज। पेंटोज में आपके 6 कार्बन है चेन में, और फर्स्ट पोजीशन पे CHO ग्रुप है, और बाकी सभी पोजीशंस पे OH ग्रुप अटैच है, और ये एग्जाम्पल है राइबोज का। हेक्सोज के एग्जाम्पल में या फ्रक्टोज का एग्जाम्पल हमने लिया है, 6 कार्बन की चेन है, और ये एग्जाम्पल है कीटोज का। कीटोज की सेकंड पोजीशन पे CO ग्रुप प्रेजेंट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, एल्डिहाइड हमेशा 1 पोजीशन पे प्रेजेंट्स रहता है, और जो कीटोन ग्रुप है वो हमेशा 2 पोजीशन पे प्रेजेंट्स होगा। इसके अतिरिक्त बाकी जो भी कार्बन होंगे उन सब पर एक OH ग्रुप अटैच्ड होगा। स्टीरियो आइसोमिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 2 की पावर n आइसोमर्स। एक कार्बोहाइड्रेट में 2 की पावर n आइसोमर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे n इज असाइमेट्रिक कार्बन एटम। D and L आइसोमिज्म, स्पेशियल पोजीशन ऑफ सेकेंड लास्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिसाइड D राइट साइड and L लेफ्ट साइड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज शोन इन एग्जाम्पल। नीचे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ग्लूकोज के दोनों एग्जाम्पल हैं। पहले हम स्टीरियो आइसोमिज्म की बात करते हैं, 2 की पावर n। तो इस कंपाउंड को अगर ग्लूकोज को ध्यान से देखें तो पहला सेंटर CHO जहाँ पे है, और लास्ट सेंटर CH2OH जहाँ पे है, यहाँ पे एसाइमेट्रिक कार्बन नहीं है। तो एसाइमेट्रिक कार्बन के लिए हर सेंटर पे 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो और मिडिल के जो 4 सेंटर हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 4 सेंटर हैं, ये एसाइमेट्रिक सेंटर कहलाएंगे। तो इसके लिए n=4 हो जाएगा। तो स्टीरियो आइसोमिज्म इसमें जो पॉसिबल है इसके स्ट्रक्चर के, और 2 की पावर 4 हो जाएगा। अप्रॉक्स 16 2 की पावर 4 को अगर सॉल्व करें तो =16 आता है। तो इसके बेसिस पर हम लोग ग्लूकोज के 16 आइसोमर बना सकते हैं। तो 16 आइसोमर पॉसिबल हैं। और दूसरी तरफ हम अगर D and L आइसोमिज्म की बात करें तो ग्लूकोज की 6 पोजीशन को अगर ध्यान से देखो तो ग्लूकोज की 6 पोजीशन बिल्कुल सेम है, CH2OH इक्विवेलेंट है। और उसके बाद की वाली जो 5th पोजीशन है, जिसको हमने सेकेंड लास्ट पोजीशन कहा है, यहाँ पर OH डिफरेंट है। अगर OH राइट साइड में है, अगर OH राइट साइड में है तब इसको D सीरीज कहेंगे, और अगर लेफ्ट साइड में है तो इसको हम लोग कैपिटल L सीरीज के नाम से जानेंगे, कैपिटल D या फिर कैपिटल A। ये स्मॉल d और स्मॉल l से डिफरेंट होता है। तो ये एक नॉमेनक्लेचर्स है जिसमें हम ग्लूकोज के या फिर किसी भी कार्बोहाइड्रेट के 2 स्टीरियो आइसोमर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर सेकंड पोजीशन पे चेंजिंग आ रही तो राइट साइड वाले को कैपिटल D और लेफ्ट साइड वाले OH को हम लोग कैपिटल L सीरीज के नाम से जानेंगे। This is the 2 example of D and L isomerism, D glucose and L glucose. Epimers. An epimer is a stereoisomer that differ in configuration at any single stereogenic center. Example, glucose and mannose are epimer at C2 while glucose and galactose are epimers at C4. किसी भी स्टीरियो सेंटर पर 2 कंपाउंड्स में अगर उनकी पोजीशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की OH ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है तो इन्हें हम इपीमर्स कहते हैं। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए गए हैं। पहला एग्जांपल है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में।
अगर इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे दोनों में CHO ग्रुप है, सेकंड पोजीशन में OH राइट साइड में है, थर्ड पोजीशन पे OH लेफ्ट साइड में है, और फोर्थ पोजीशन की अगर बात करें तो ये इसमें डिफरेंस आता है। गैलेक्टोज में आपका लेफ्ट साइड में है और ग्लूकोज में राइट साइड में है। तो ये जो डिफरेंस है आपका फोर्थ पोजीशन पे, ये इन दोनों को इपीमर्स की कैटेगरी में रखता है। तो फोर्थ डिफरेंट के बेसिस पे ये दोनों कार्बोहाइड्रेट आपके इपीमर्स कहलाते हैं। और 5 और 6 पोजीशन भी इनकी सेम है। तो चूंकि 5 पोजीशन DL के बेसिस पे देखें तो ये डी गैलेक्टोज है और दूसरा कंपाउंड डी ग्लूकोज है। दूसरा एग्जाम्पल ग्लूकोज और मैनोज के बीच में लिया गया है। यहाँ पे 2 पोजीशन पे OH ग्रुप चेंज है। ग्लूकोज में ये राइट साइड में है और मैनोज में ये लेफ्ट साइड में। तो ग्लूकोज और मैनोज इज आल्सो अ इपीमर्स। ग्लूकोज एंड मैनोज इज आल्सो अ इपीमर्स। पाइरेनोज एंड फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। जनरली हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है स्ट्रेट चेन का कंपाउंड है, पर मगर जब इसके लिक्विड की स्टडी करते हैं तो पाया जाता है कि जो आपकी ओपन चेन है इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। जनरली ये जो है रिंग फॉर्म में प्रेजेंस रहता है। तो इसकी 2 तरीके की रिंग ऑब्टेंड की गई हैं, एक 6 मेंबर रहती है और एक आपकी जो है 5th मेंबर की रिंग रहती है आपकी। तो फ्यूरेनोज is the 5-member ring with the 1,4 carbons serving as the ethyl bonds. Pyranose is the 6-member ring with the 1,5 carbons serving as the ether bond. यहाँ पे जो मिडिल स्ट्रक्चर्स है ये आपका ओपन चेन फॉर्म दिखाया गया है। तो सोल्यूशन में अगर हम ग्लूकोज का सोल्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ पर ये केवल और केवल 0.25% की फॉर्म में होता है। और जो इसका मेन स्ट्रक्चर है पाइरेनोज फॉर्म में पाया जाता है, 99% होता है। इसमें भी 2 कंपाउंड 2 आइसोमर्स होते हैं, अल्फा और बीटा आइसोमर, जिनका हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा। यहाँ पे ध्यान देने का पॉइंट्स ये है, आपकी जो 1 पोजीशन है ये 1 का CO ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाता है। 1 का CO ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी ग्रुप सेम रहते हैं। 2 पोजीशन का OH डाउन साइड में चला जाता है, रेड डाउन साइड में आ गया, और 3rd पोजीशन का OH अप साइड में रहता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि 2 पोजीशन का डाउन साइड में, 3rd का अप है, 4th का डाउन है। और जो 5th वाला OH है ये आपका बॉन्ड बनाने में चला जाता है, जिससे 5th का OH नहीं होता है, ये O बॉन्ड ईथर बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। 5th का O ईथर बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और 5th का H आपका CO को ट्रांसफर हो जाता है। तो आपका 5th पोजीशन से आपका एक बॉन्ड बनता है OH जा करके C1 पोजीशन से जुड़ जाता है। 5 का OH ग्रुप 1 पोजीशन के कार्बन से जुड़ करके ईथर बॉन्ड फॉर्म करता है। और जो 6 पोजीशन है ये आपका बाहर दिखाया गया, CH2OH के फॉर्म में दिखाया गया। ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, एग्जाम में जनरली कई बार पूछा जाता रहता है, इसलिए इसको अच्छा समझना है और प्रिपेयर करना है। यहाँ पर ये आपका ईथर बॉन्ड है। अगर 6 मेंबर की कोई रिंग है और जिसमें एक सेंटर पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऐसी रिंग को पाइरेनोज रिंग कहा जाता है। 6 मेंबर रिंग containing ether bond is called pyranose structure। तो ये ग्लूकोज का पाइरेनोज फॉर्म का साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है। और दूसरी तरफ अगर देखते हैं फ्यूरेनोज फॉर्म में, फ्यूरेनोज फॉर्म में 5th पोजीशन से बाउंडिंग ना होकर के ओपन चेन की 4th पोजीशन से आपकी बाउंडिंग होती है ईथर बॉन्ड की। 1 and 4th पोजीशन ऑफ ओपन चेन ग्लूकोज एक साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। इसकी 1 पोजीशन पे देखें तो 1CHO OH में कन्वर्ट हो जा रहा है। 2 पोजीशन आपकी HOH सेम है, OH नीचे आएगा,
3 पोजीशन भी सेम है, H नीचे आएगा, OH ऊपर होगा। और फोर्थ पोजीशन का जो OH है, ये OH जो है फोर्थ पोजीशन का, ये ईथर बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगा O के साथ में, और इसका हाइड्रोजन एल्डिहाइड को दे करके OH में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि फिफ्थ और सिक्स पोजीशन आपकी बाहर रहेंगी, फिफ्थ और सिक्स पोजीशन इसकी बाहर आ जाएंगी। तो ये फ्यूरिनोज फॉर्म है, इसमें भी 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, अल्फा और बीटा, जिन्हें हम नेक्स्ट स्लाइड पे जानेंगे। और इसकी जो क्वांटिटी है ये सॉल्यूशन में, ग्लूकोज के सॉल्यूशन में 1 पोजीशन से कम रहती है। तो इस तरीके से देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके रिंग फॉर्म के स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, और 2 तरीके की रिंग बनती हैं। 6 मेंबर ईथर कंटेनिंग रिंग पायरिनोज कहलाती है, और 5 मेंबर रिंग फ्यूरेनोज कहलाती है। एनोमर्स, एनोमर्स आर cyclic monosaccharides or glycosides that are epimers differing from each other in the configuration of C1 if they are aldose, or in the configuration at C2 if they are ketose. The epimeric carbon in anomers are known as anomeric carbon or anomeric center. जैसा पीछे हम बात कर रहे थे अल्फा बीटा की, तो जो 1 पोजीशन होती है साइक्लिक कंपाउंड की, ये आपका पायरिनोज स्ट्रक्चर ग्लूकोज का दिखाया गया है। 1 पे OH है डाउन साइड में, 2 OH डाउन साइड में, 3 में OH अप साइड में, 4 में OH डाउन साइड में, 5th और 6th पोजीशन पे CH2OH ग्रुप। तो यहाँ पे हाइड्रोजन्स को नहीं दिखाया गया स्ट्रक्चर्स में। तो अगर हम 1 पोजीशन की बात करें तो 1 पोजीशन का जो कार्बन है इसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, और यहाँ पे अगर OH ग्रुप डाउन साइड में होता है तब इसको जो है अल्फा पोजीशन कहा जाता है। और अगर दूसरे स्ट्रक्चर में देखें और अगर ये OH अप साइड में है तो इसे हम लोग बीटा स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं। और इसका नेम लिखने का तरीका जो होता है, तो 1 पोजीशन का पहले नेम देखें ना, ये है आपका अल्फा। दूसरा चीज है कि सेकंड पोजीशंस में OH अगर डाउन साइड में है तो ये आपका डी फॉर्म कहलाता है, डी, कैपिटल डी फॉर्म, डी फॉर राइट साइड में। राइट साइड का जो ओपन चेन का राइट साइड है वो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में डाउन साइड हो जाता है आपका। और दूसरी चीज, ये जो ब्लैक डार्क बोल्ड दिखाते हैं ये शो करता है कि आपका जो रिंग रखी हुई है ये पेपर के प्लेन में है, और जो OH ग्रुप है या तो अप साइड में है या फिर पेपर के डाउन साइड में है। पेपर के प्लेन में रिंग रखी गई है और OH और अप साइड में है या फिर डाउन साइड में है। और दूसरा चूंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है इसलिए इसका नाम ग्लूको रखा जाता है और रिंग पायरिनोज लिखी जाती है, तो अल्फा डी ग्लूको पायरिनोज इसका नेम रखा जाएगा। सिमिलरली दूसरे डायग्राम में सब कुछ सेम है, ग्लूको है, पायरिनोज रिंग है, डी कॉन्फ़िगरेशन है, और 1 का जो एनोमेरिक कार्बन है और इसमें OH अप साइड में लिखा है, इसलिए इसका नेम बीटा डी ग्लूको पायरिनोज रखा जाएगा। तो एनोमर C1 कंडीशन में, एनोमर C1 पोजीशंस पर अगर OH डाउन साइड है तो अल्फा कहलाएगा, और OH अगर अप साइड है तो ये बीटा कहलाएगा, और इट इज पॉसिबल इन रिंग स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर कीटोन की अगर बात करेंगे, एग्जांपल फ्रक्टोज लें, वहाँ पे कार्बन C2 पोजीशन पे होता है, वहाँ पे कार्बन आपका होता है C2 पोजीशन पे, इसलिए आपकी अल्फा और बीटा पोजीशन C2 पोजीशन पे फॉर्म होंगी इंस्टेड ऑफ 1 इन ग्लूकोज। Next topic is mutarotation, interconversion of alpha and beta anomers of glucose in solution along with the change in their optical activity are called mutarotation. Next topic is reactions of glucose. ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस हैं जो आप लोअर क्लासेस में स्टडी कर चुके हो। ग्लूकोज में अगर डाइल्यूट HNO3 ऐड किया जाए तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है
और इसका जो 1 पोजीशन है और 6 पोजीशन है, दोनों पोजीशन पे COOH ग्रुप अटैच हो जाता है। अगर इसका ब्रोमीन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएं तो ये आपका जो CHO ग्रुप है COOH में कन्वर्ट होता है। इसकी केवल 1 पोजीशन COOH में कन्वर्ट होती है। HCN ऐड करने पर इसमें एडिशन रिएक्शन हो जाती है, 1 पोजीशन पे CN ऐड हो जाता है और CO ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड करने पर ये आपका पेंटा स्टेट फॉर्म कर लेता है। जितने भी एल्कोहलिक OH ग्रुप है वहाँ पे एसिटाइलेशन हो जाता है आपका CHOAC 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 CH2OAC बन जाता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन कराने पर CHO आपका एल्डोल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, तो 6 के 6 H2OH ग्रुप हो जाते हैं। और इसमें अगर दोबारा एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड किया जाता है तो हेक्सा स्टेट बना लेता है। ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन्स आर अ क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स formed when sugars are reacted with excess of phenyl hydrazine। फिनाइल हाइड्राजीन से ग्लूकोज की रिएक्शन कराने पर या किसी कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन कराने पर कार्बोहाइड्रेट की 1 और 2 पोजीशन पे फिनाइल हाइड्राजीन ऐड हो जाता है कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू, और ये जो डाई कंपाउंड बनता है ये आपका ओसाजोन कहलाता है। जो ये नया प्रोडक्ट्स बनता है, डबल बॉन्ड NH आ जाता है, डबल बॉन्ड NH PH ऐड हो जाता है 1 और 2 पोजीशन पे, तो इसको हम लोग ओसाजोन कहते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है ओसा ग्लूकोज को आइडेंटिफाई करने का। तो हम देख रहे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, उसमें मोनोसेक्राइड के बारे में हम लोग जो बेसिक करेक्टर थे उनको शॉर्ट में हम लोगों ने पढ़ा। तो कार्बोहाइड्रेट का सेकंड पार्ट है डाइसेक्राइड। A disaccharide, also called a double sugar or biose, is the sugar formed when two monosaccharide simple sugars are joined by glycosidic linkage। अगर दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाते हैं तो इन्हें हम डाइसेक्राइड्स कहते हैं, और इसके बीच में जो एक बॉन्ड फॉर्म होता है उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। लाइक मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड आर सॉल्युबल इन वाटर। 3 कॉमन एग्जाम्पल्स आर सुक्रोज जो कि कैन शुगर में पाया जाता है, लैक्टोज जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, माल्टोज जो कि ग्रेन्स में पाया जाता है। विच हैव कॉमन फार्मूला C12H22O11। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज का कॉमन फार्मूला है C12H22O11। ओलिगोसेक्राइड। An oligosaccharide is a saccharide polymer containing a small number of monosaccharides, maltose और पेंटोज। अगर कई सारी मोनोसेक्राइड की चेन बनती है तब ऐसे कंपाउंड्स को ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड चेन होनी चाहिए। इसके 2 अच्छे एग्जाम्पल हैं आपके माल्टोज और पेनोज। तो आपका जो डाइसेक्राइड है वो भी ओलिगोसेक्राइड में कैलकुलेट किया जाएगा। Oligosaccharides can have many functions including cell recognition and cell binding. For example, glycolipids have an important role in the immune response। तो चूँकि जो ओलिगोसेक्राइड है 2 मोनोसेक्राइड, 3 मोनोसेक्राइड, 4 मोनोसेक्राइड, 5 मोनोसेक्राइड या फिर डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड जिनको कह सकते हैं, ये आसानी से जाकर लिपिड से बाइंड हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपके जो पॉलीसेक्राइड या फिर डाइसेक्राइड के 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है मेल्टोज और मेल्टोज में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2 यहाँ पे मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े हुए हैं, 2 मोनोसेक्राइड, और मेल्टोज में दोनों मोनोसेक्राइड आपके ग्लूकोज के होते हैं
और जो ग्लूकोज जो पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसकी 1 पोजीशन अल्फा पोजीशन ग्लूकोज के दूसरे मॉलिक्यूल के 4th पोजीशन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ईथर बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन होता है। 1 अल्फा एंड 4 अल्फा पोजीशन आपस में बॉन्ड फॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ग्लूकोज का जो 1 पोजीशन का OH ग्रुप है वो ब्लॉक हो गया है। जो दूसरा ग्लूकोज है इसका 1 पोजीशंस का OH ग्रुप ब्लॉक नहीं हुआ है। ऐसे कंपाउंड जिनकी 1 पोजीशन का OH ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप CHO ग्रुप फ्री फॉर्म में होता है, वो आपकी रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। और जिन ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्रुप ब्लॉक हो जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ऐसी शुगर को हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं। तो आपका मेल्टोज में चूंकि 1 पोजीशन पे CHO ग्रुप एक फ्री है, तो ये मेल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर में काउंट की जाएगी। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल है लैक्टोज का। लैक्टोज के स्ट्रक्चर्स में देखें अगर, तो यहाँ पे 2 मोनोसेक्राइड हैं, एक गैलेक्टोज है और दूसरा आपका ग्लूकोज है। ग्लैक्टोज की 1 बीटा पोजीशन और ग्लूकोज की 4 अल्फा पोजीशन आपस में जुड़ जाती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और जो ग्लूकोज की जो 1 पोजीशन है वो भी आपकी बीटा पोजीशन इसमें रहती है। बीटा पोजीशन पे OH आपका फ्री है 1 पोजीशन पे, इसलिए यह भी रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। तो ग्लूकोज पार लैक्टोज का रिड्यूसिंग शुगर की तरह वर्क करता है। तीसरा एग्जाम्पल सुक्रोज है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ है। इसकी अगर बात करें तो देखें ग्लूकोज की जो 1 पोजीशन है बीटा फॉर्म 1 बीटा पोजीशन से लिंक कर रहा है बीटा, और जो फ्रक्टोज है इसकी 5th पोजीशन की अल्फा पर आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। तो 1 बीटा ग्लूकोज का और 5 अल्फा ऑक्सीजन इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म्ड। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो 1 पोजीशन है ये ब्लॉक है और 2 पोजीशंस फ्रक्टोज की यहाँ पे आपकी रिंग में जा रही है। तो यहाँ पे OH ग्रुप फ्री नहीं है, 1 पोजीशन पे OH ग्रुप फ्री नहीं है, 2 पोजीशन पर भी OH ग्रुप फ्री नहीं है। तो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। Polysaccharides, long chains of monosaccharides joined together are collectively called polysaccharide. It are 2 type, homopolysaccharides, it contain only single type of monosaccharide chain, starch, इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, और स्टार्च 2 टाइप के होते हैं, एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन। अदर एग्जाम्पल इज ग्लाइकोजन, डेक्सट्रेन एंड सेलुलोज। तो अगर स्ट्रेट चेन को होमोपॉलीसेक्राइड कहते हैं, और सेकंड इज हेट्रोपॉलीसेक्राइड, इट कंटेन्स 1 और मोर मोनोसेक्राइड चेन्स एज देयर बेसिक यूनिट। इसके एग्जाम्पल हैं हिपेरिन और काइटिन्स। इसमें कई सारी डिफरेंट चेन आपस में जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पे एमाइलेज एमाइलोपेक्टिन्स का डायग्राम दिया गया है। स्टार्च के 2 स्टार्च होते हैं। एमाइलेज में स्ट्रेट चेन होती है और 1,4 लिंकेज रहता है, इसका अल्फा 1,4 लिंकेज होता है आपका, 1,4 लिंकेज 1,4 लिंकेज। एमाइलोपेक्टिन की अगर बात करें तो एमाइलोपेक्टिन में 1,4 लिंकेज तो रहता ही रहता है, साथ में एक 1,6 अल्फा 1,6 लिंकेज भी फॉर्म हो जाता है। तो एमाइलोज इज अ स्ट्रेट चेन कार्बोहाइड्रेट of glucose, और एमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच चेन कंपाउंड्स। दूसरा डायग्राम यहाँ पे दिया गया है सेलुलोज का। यहाँ पे दिखाया गया अल्फा 1,4 लिंकेज है और आपका अल्फा 1,6 लिंकेज है, और ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लिपिड्स। Introduction. A lipid is a type of organic molecule found in living things. It is oily or waxy and insoluble in water. Fats are made from lipid molecules.
Lipids are long chains of carbon and hydrogen molecules. Chemical nature. The basic unit of lipid is triglyceride. Triglyceride is a complex of glycerol and fatty acids. Lipids have a hydrophobic hydrocarbon chain soluble in organic solvent. लिपिड्स का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो जो इसका सिंपल क्लासिफिकेशन है, इन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड्स ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस एल्कोहल्स। एग्जाम्पल हैं इसके फैट्स, वैक्स, क्यूटीन और सबयूरिन। ये आपके ईस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स और एल्कोहल के। और दूसरे हैं कंपाउंड लिपिड, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद एल्कोहल एंड कंटेन एडिशनल ग्रुप फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सेरिब्रोसाइड्स और ग्लाइकोस्पिन, गोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, सल्फोलिपिड्स एंड निनोलिपिड्स। अगर लिपिड्स के साथ में कुछ और कोई ग्रुप अटैच हो जाते हैं, फास्फोरस, ग्लूकोज, तो सल्फर, तो ऐसे कंपाउंड को कंपाउंड लिपिड्स कहा जाता है। थर्ड टाइप इज डेराइव्ड लिपिड। डेरिवेटिव्स और हाइड्रोलाइज सब्सटेंस कहलाते हैं आपके डेराइव्ड लिपिड। ये डेरिवेटिव होते हैं, ये दोनों तरीके से फॉर्म होते हैं, कुछ इनमें ऐड हो जाए या फिर डिवाइड हो जाए। जैसे सिंपल लिपिड डिवाइड होकर के ईस्टर और एल्कोहल बनाता है, तो ये आपकी डेराइव्ड लिपिड्स में काउंट किए जाते हैं। जैसे फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, स्टेरॉल, टर्पीन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, कीटोन्स, बॉडीज, फैटी एल्डिहाइड, विटामिन ए, डी, ई एंड के, कैम्फर, मेंथॉल एक्सेट्रा। तो ये डेराइव्ड लिपिड्स हैं। सिंपल लिपिड्स के डेराइव्ड होकर के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनको हम डेराइव्ड लिपिड्स कहते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन को एलाबोरेट किया गया है। सिंपल लिपिड्स को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, फैट्स एंड ऑयल में। फैट्स एंड ऑयल को फिर से डिवाइड किया जा सकता है, सिंपल फैट्स ऑयल या फिर मिक्स फैट्स एंड ऑयल। और दूसरा आपका एग्जांपल आपका वैक्स है। कंपाउंड लिपिड को आप यहाँ पे मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड। फास्फोलिपिड्स के कुछ एग्जांपल हैं: लेसिथीन, सेफालीन, प्लाज्मेलोजीन, स्फिंगोमाइसिन। और ग्लाइकोलिपिड्स के एग्जांपल हैं सेरेब्रोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स। और डेराइव्ड लिपिड्स के जो कैटेगरीज हैं वो हैं एल्कोहल्स विद लॉन्ग चेन, फैटी एसिड्स विद लॉन्ग चेन, स्टेरॉयल्स इज अ साइक्लिक कंपाउंड, आइसोप्रीनॉइड्स को 2 कैटेगरी में रखा गया है, टर्पिनॉइड्स। इसेंशियल ऑयल्स हैं ये लॉन्ग चेन्स के, और कई बार साइक्लिक चेन्स भी होती हैं। दूसरा कैरोटिनॉइड्स, की कैरेटीन्स में प्रेजेंस होते हैं। टर्पीन्स इसेंशियल ऑयल हैं, स्मेल देते हैं, यानी फ्यूम्स में यूज किए जाते हैं। दूसरा कैरोटिनॉइड्स कैरेट्स में पाया जाता है, जो विटामिन ई के सिंथेसिस में यूजफुल। नेक्स्ट टॉपिक इज फैटी एसिड्स। Fatty acids are carboxylic acids with hydrocarbon side chain 4 to 36 carbon. The fatty acids are broadly classified as follows. Saturated fatty acid, it contains only single carbon bond chain and a carboxylic group. Example: palmitic acid, CH3 CH2 4 COOH। फैटी एसिड 2 टाइप के होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें कार्बन की जो चेन होती है उसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड में कुल 16 कार्बन की हाइड्रोकार्बन चेन है। इसका जो पहला ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप COOH, प्रेजेंट होता है।
Unsaturated fatty acids, it also contains double bonds with single carbon bond and carboxylic group. Example oilic acid, यहाँ पे ऑयलिक एसिड है जो सिस आइसोमर होता है, इसका फार्मूला है CH3CH CH CH2 C डबल ओ एच, सी डबल ओ एच के बाद 1 कार्बन 7 और फिर 1 कार्बन 9 कार्बन और 10 कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। साइक्लिक फैटी एसिड containing ring in their structure, example hydrocarbonic acid. Essential fatty acids, these acids cannot be synthesized by the body and therefore should be supplied in the diet. Example linoleic acid, linolenic acid, arachidonic acid. ये वो एसिड्स है जो बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं करती, इसलिए इन्हें डाइट के साथ में हमें इनटेक करना पड़ता है। फैट्स, फैट आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरीन आल्सो कॉल्स ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। फैट्स जो होते हैं दो कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरीन। ग्लिसरीन को हम लोग ग्लिसरॉल भी कहते हैं और इस कारण से फैट्स को हम ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं। सिंपल ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल कंटेन्स द सेम फैटी एसिड्स इन ऑल 3 पोजिशन। एग्जाम्पल ट्राईपाल्मिटीन। मिक्स्ड ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, दे कंटेन 2 or more डिफरेंट फैटी एसिड। यहाँ पर नीचे सिंपल ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें ये आपका जो पोर्शंस है, इतना पोर्शंस CH2O CHO CH2O, ये ग्लिसरॉल का पोर्शन होता है और R1CO R2CO R3CO आपका फैटी एसिड की चेन होती है। इन दोनों को मिला करके ये ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल कहलाते हैं। ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में एक 3 R1CO ग्रुप जो कि एसाइल ग्रुप कहलाता है जुड़े हुए हैं, इसलिए ये ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल कहलाते हैं। सिंपल ट्राईएसाइल में R1 R2 R3 सेम होंगे और मिक्स ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल में R1 R2 R3 डिफरेंट हो सकते हैं। टेस्ट टू डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ फैट सैंपल आर एसिड वैल्यू, रेंसिटी मेजरमेंट, saponification number used for fatty acid measurement, iodine number used for unsaturation measurement, and Richard Micel number used for volatile fatty acid measurement. आपके जो फैट्स होते हैं कई बार इसमें इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को मेजर करने के लिए आपके कई पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जिनके मेन पैरामीटर एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन नंबर, आयोडीन नंबर और रिचर्ड मेसल नंबर है। इसमें से आपका जो एसिड वैल्यू है रेंसिडिटी मेजरमेंट करता है। रेंसिडिटी मीन्स होता है किसी भी फैट्स में स्मेल आने लगना, फॉलिंग होने लगना। तो बहुत समय तक रखने से हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन हो जाने की वजह से फैट्स में फाउल स्मेल आने लगती है, इसको रेंसिडिटी कहते हैं। इस फाउल स्मेल को मेजर करने के प्रोसेस को एसिड वैल्यू कहा जाता है। दूसरा आपका जो प्योरिटी डिटर्मिनेशन है वह सैपोनिफिकेशन नंबर। सैपोनिफिकेशन नंबर में फैटी एसिड मेजर किए जाते हैं। टोटल कितने फैटी एसिड एक फैट में प्रेजेंट होते हैं उसका मेजरमेंट सैपोनिफिकेशन नंबर में किया जाता है। क्या कोई फैटी एसिड में अनसैचुरेशन चेन प्रेजेंस है, इसका पता लगाने के लिए आयोडीन नंबर यूज किया जाता है। और कई बार स्मॉल फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो आसानी से वोलेटाइल हो जाते हैं, यानी कि वेपोराइज हो जाते हैं, तो ये वेपोराइजेशन फैट का पता लगाने के लिए रिचर्ड्स मेसल नंबर का यूज किया जाता है। फास्फोलिपिड्स, क्या होते हैं फास्फोलिपिड्स?
They contain phosphoric acid in addition to alcohol, nitrogen base and fatty acids. फास्फोटाइडिक एसिड इसका एग्जाम्पल है। अगर जो है किसी लिपिड्स में फास्फोरस ग्रुप जुड़ा हुआ है तब उसको हम लोग फास्फोलिपिड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिपिड्स। इट कंटेन्स 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नेमली अमीनो एल्कोहल, फैटी एसिड एंड अ कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल न्यूरॉन। अगर लिपिड के साथ में ग्लाइको ग्रुप अटैच हो गया है तब ऐसे लिपिड्स को ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। लिपोप्रोटीन्स। मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज लिपोप्रोटीन्स। The protein part is called apoprotein. The major function are transport and delivery of the lipid. अगर आपका जो प्रोटीन है उसके साथ में कोई लिपिड मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो उन्हें हम लिपोप्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। Steroids, compound containing cyclopentanoperhydrophenanthrin nucleus in their structures are called as steroids. Example cholesterol, aldosterol. ऐसे कंपाउंड जो कई सारी साइक्लिक चेन्स अटैच किए हुए होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये कंपाउंड स्टेरॉइड्स कहलाते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल में कुल आपका 4 कार्बन की साइक्लिक चेन है जिसके 3 पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच होता है, 5-6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है, 10 और 13 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है और 17 पोजीशंस पर एक हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है। तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल का एग्जाम्पल है। तो ये कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉल भी कहलाता है, या फिर ये सारे स्टेरॉल इसलिए कहलाता है ऐसा स्टेरॉइड्स जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंस हो। तो ये आपके स्टेरॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। अदर एग्जाम्पल इज एल्डोस्टेरॉल। एल्डोस्टेरॉल्स में 3 कीटोन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, 1, 2, 3 एक डबल बॉन्ड है और 2 OH ग्रुप प्रेजेंट्स हैं। न्यूक्लिक एसिड। केमिकल नेचर। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एग्जाम्पल DNA and RNA. Nucleic acids are made of nitrogen base, pentose sugar and a phosphate group and contain carbon, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एलिमेंट्स। तो न्यूक्लिक एसिड के 2 एग्जाम्पल्स हैं। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये एक तरीके के प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं और अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, मेनली अमीनो एसिड्स। इसमें आपका जो अमीनो एसिड्स से बने होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड ऑफ नाइट्रोजन बेस, पेंटोज सुगर एंड अ फास्फेट सुगर एंड कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एलिमेंट। इसको व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड, इसको डिटेल्स में हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल रोल। DNA is the basic molecule of heredity while RNA molecules is responsible for protein synthesis. Amino acids. Next topic is amino acids. Chemical nature. Amino acids are a group of organic compounds containing 2 functional groups, carboxyl and amino. Deuter ion. In the solution of pH 7.4, amino acids worked as dipolar ion, deuter ion. In the dipolar form of an amino acids,
In the dipolar form of an amino acid molecule, the amino group is ionized and carboxyl group is dissociated. यहाँ पे नीचे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है एक कार्बन एटम है जिससे एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सी ग्रुप, और दूसरा NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें R चेन होती है और ये R चेन लगातार अलग डिफरेंट अमीनो एसिड में चेंज होती रहती है और साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अब ये जो कार्बन सेंटर है इसे अब 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, H, R, NH2, COOH। तो इस सेंटर का अगर कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल L है तो L अमीनो एसिड्स कहलाएगा और जनरली सभी अमीनो एसिड L कॉन्फ़िगरेशंस के बॉडी में सपोर्ट करते हैं। तो ये है अमीनो एसिड का डायग्राम। अगर किसी कारणवश आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के NH2 को ट्रांसफ़र हो जाता है तो COOH कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलेट आयन में, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो NH2 अमीनो ग्रुप है ये अमोनियम आयन में आयोनाइज हो जाएगा। इस पे NH3 प्लस चार्ज आ जाएगा और O के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। इस डाइपोलर कंपाउंड को हम लोग ड्यूटेरियम आयन के नाम से जानते हैं। नॉर्मली अगर अमीनो एसिड का जो सोल्यूशन है उसका pH 7.4 के आसपास है तो अमीनो एसिड्स डाइपोलर आयन की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि ज्विटर आयन की तरह बिहेव करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर containing aliphatic side chain, example glycine, alanine, containing hydroxyl group, example serine, SER, containing sulfur, example cysteine, CYS, acid amino acid, example aspartic acid, basic amino acid, example lysine, LYS, aromatic amino acid, example phenylalanine, PHE, इमिनो एसिड, एग्जाम्पल पायरोलिन। तो अमीनो एसिड का ये क्लासिफिकेशन है जो इसके स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। स्ट्रक्चर्स में अगर एलिफैटिक साइड चेन प्रेजेंस है, इस ग्रुप पहला क्लासिफिकेशन है, एग्जाम्पल लेते हैं ग्लाइसिन और एलानिन। दूसरा है जो आर है, आर में कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंस होगा, एग्जाम्पल सेरीन है, और या तो सल्फर एटम प्रेजेंट है, एग्जाम्पल सिस्टीन हो सकता है। एक एसिड ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो, 2 एसिड ग्रुप हो जाए तब एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड, और हो सकता है एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको बेसिक अमीनो एसिड कहेंगे, एग्जाम्पल लाइसिन। और एरोमेटिक अमीनो एसिड में साइड में चेन प्रेजेंस होगी बेंजीन रिंग की, और तो फिनाइल एलानिन इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे इम्यूनो एसिड हो सकते हैं, इसमें इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट्स हो, एग्जाम्पल है प्रोलीन का। हम अमीनो एसिड को पोलरिटी के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपका पहला क्लासिफिकेशन होगा नॉन पोलर अमीनो एसिड। दे आर आल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिक और वाटर हेटिंग अमीनो एसिड, एग्जाम्पल एलानिन। तो ऐसे नॉन पोलर जो अमीनो एसिड होंगे वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर में होंगे। हाइड्रोफोबिक नेचर मीन्स होता है जो वाटर के साथ में बाइंड नहीं होते, वाटर से हमेशा अलग रहते हैं, एग्जाम्पल है एलानिन। दूसरे आपके पोलर अमीनो एसिड, दे आर आल्सो नोन एज हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स और वाटर लविंग अमीनो एसिड, एग्जाम्पल है ग्लाइसिन। ये आसानी से वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, इसलिए इनको हम हाइड्रोफिलिक या फिर वाटर लविंग अमीनो एसिड के नाम से भी जानते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। 2 पार्ट में इनको डिवाइड कर सकते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। Essential amino acids cannot be made by the body. As a result, they must come from food. The 9 essential amino acids are
हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथायोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन एंड वैलिन। ये जो 9 एमिनो एसिड हैं ये इसेंशियल अमीनो एसिड हैं और बॉडी इनका प्रोड्यूस नहीं करती। इनको हमें डाइट के साथ में बाहर से हमें रेगुलर खाना पड़ता है। दूसरे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं एन अमीनो एसिड दैट कैन बी मेड बाय ह्यूमंस एंड सो इट नॉट इसेंशियल टू द ह्यूमन डाइट। देयर आर 11 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, फॉर एग्जाम्पल एलानिन, आर्जिनिन, एस्पैराजीन, एस्पैरेटिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन। तो ये 11 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं क्योंकि बॉडी इन्हें खुद प्रोड्यूस करने में सक्षम होती है। यहाँ पे इस स्लाइड्स में जितने भी न्यूक्लियो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर दिए गए हैं। पहला स्ट्रक्चर है जो स्मॉल न्यूक्लियोफिलिक अमीनो एसिड का नेचर्स में और जिनका साइज स्मॉल होता है। यहाँ पे बाकी स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, हमेशा COOH NH2 ग्रुप सेम रहेगा। जो R ग्रुप था अमीनो एसिड का वहाँ पे H अटैच होता है, तो दोनों कंपाउंड में H होता है। ग्लाइसिन एक ऐसा कंपाउंड है जो स्टीरियो केमिस्ट्री शो नहीं करता क्योंकि यहाँ पे दोनों H एक जैसे होते हैं, तो 4 डिफरेंट पोजीशन इसमें नहीं रहती। तो नॉन स्टीरियो कंपाउंड्स है एक अमीनो एसिड ये, बाकी सभी अमीनो एसिड स्टीरियोसिटी शो करते हैं। ग्लाइसिन को सिंप्लीफाई तरीके शॉर्ट फॉर्म में GLY लिखा जाता है या कैपिटल G लिखा जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 57.05 है। दूसरा एग्जांपल है एलानिन जिसमें R के स्थान पे CH3 अटैच होता है और इसका सिंबल ALA या कैपिटल A रहता है। सीरीन्स में CH2OH ग्रुप अटैच रहता है, SER और S सिंबल है। तीसरा आपका थ्रियोनिन है जिसमें CH3 के साथ में OH अटैच है। सिस्टीन है जहाँ पे R के स्थान पे CH2SH ग्रुप अटैच होता है, सिंबल है CYS या फिर C। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स की अगर बात करें तो एग्जांपल है वैलिन, आइसोप्रोपाइल चेन यहाँ पे जुड़ी रहती है, और ल्यूसीन इसमें आइसोब्यूटाइल चेन जुड़ी रहती है। आइसोल्यूसीन जहाँ पे आपका आइसोब्यूटाइल चेन जुड़ी रहती है। मिथायोनिन इसमें आपका CH2 CH3 ग्रुप जुड़ा रहता है। एंड प्रोलीन इम्यूनो एसिड्स है, इसमें एक साइक्लिक फॉर्म में NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जांपल है फिनाइल एलानिन जिसमें आपका CH2 और PH चेन जुड़ी हुई है, सिंबल है PHE। इसका सिंबल थोड़ा चेंज रहता है, फर्स्ट वर्ड नहीं लिया गया यहाँ पे, तो F से रिप्रेजेंट्स करते हैं। नेक्स्ट इज टायरोसिन TYR और इसका सिंबल Y लिया जाता है और इसमें CH2 फिनाइल रिंग और पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा होता है। पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप रहता है, फिर ओवरऑल हम बेंजाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल ग्रुप इसको कह सकते हैं। ट्रिप्टोफेन में आपका ये डाईसाइक्लिक कंपाउंड जुड़ा रहता है CH2 के साथ में, इसका सिंबल है TRP या W। नेक्स्ट इज एस्पार्टिक एसिड जिसमें CH2 COOH अटैच्ड है। ग्लूटामिक एसिड GLU या फिर E सिंबल लिया गया है जिसमें CH2 COOH अटैच होता है R के रिप्लेस करके, और यहाँ पे 2 COOH ग्रुप चूँकि अटैच रहते हैं एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में, इसलिए एसिडिक अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल्स कहलाते हैं। एमाइड के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है एस्पैराजीन जिसमें आपका CH2 CONH2 ग्रुप अटैच्ड है, एक एमाइड ग्रुप एक्स्ट्रा अटैच हो जाता है R के स्थान पे। नेक्स्ट एग्जांपल इज ग्लूटामीन GLN या फिर Q सिंबल इसके लिए यूज किया जाता है। इसमें एक CH2 चेन इंक्रीज हो जाती है और CONH2 अटैच हो जाता है। बेसिक के एग्जांपल की बात करें
तो आपका यहाँ पे हिस्टिडीन एग्जाम्पल लिया गया HISH, इसमें NH ग्रुप इंक्रीज हो गया और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। बेसिक के बाद आपका लाइसिन है, इसमें CH2 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 NH3 प्लस चेन होती है। और आर्जिनिन है ARG सिंबल R, जिसका CH2 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 NH NH2 NH2 प्लस ग्रुप R के स्थान पे जुड़ा होता है। तो ये टोटल आपके के जो भी अमीनो एसिड हैं उनके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से आपका फिनाइलएलानिन, टायरोसिन के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे आने वाली नेक्स्ट यूनिट्स में। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चलेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स का जो केमिकल नेचर्स है, प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ स्ट्रेट चेन अमीनो एसिड्स containing elements carbon, hydrogen and nitrogen. Protein reacts with acids or enzymes to form peptides and free amino acid by the process of hydrolysis. They provide structural support to cell. Non-covalent bonds break with heat, that is called denaturation. Proteins have molecular weight ranging from 5000 to 30 lakhs. प्रोटीन का अगर क्लासिफिकेशन देखें, पहले प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे ये अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, दिखाया गया ड्यूटर आयन दिखाया गया है, इसमें लास्ट में NH3 प्लस है और RCH और CO है। तो ये एक अमीनो एसिड है NH3 प्लस RCH CO, और फिर मिडिल में दूसरा अमीनो एसिड है NHCHR CO, और ये तीसरा अमीनो एसिड है NHRCH COO माइनस। इस तरीके से चेंज उठती हुई चली जाती है। CONH को CONH का जो बॉन्ड है, इसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो अमीनो एसिड आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, एक पॉलीमर फॉर्म करते हैं, जिसे हम लोग प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की बात की जाए तो इनके क्लासिफिकेशन भी कई कंडीशन पे बेस्ड हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशंस को उनको 3 कैटेगरी में प्रोटीन्स को डिवाइड करते हैं: फाइब्रस प्रोटीन्स, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स और इंटरमीडिएट प्रोटीन्स। कंपोजिशन के बेस्ड पे सिंपल प्रोटीन्स और कंजुगेटेड प्रोटीन में इन्हें डिवाइड करते हैं, और फंक्शंस के बेस पर इन्हें हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, पिगमेंट्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कंस्ट्रक्टिव प्रोटीन्स, स्टोरेज प्रोटीन, टॉक्सिन्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो थोड़ा बेटर क्लासिफिकेशन शो किया गया है, पहला पीछे वाला हम लोग देख के आए हैं, अभी लिखा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स को हम लोग पीछे देख के आए। फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन और इंटरमीडिएट प्रोटीन में डिवाइड किया गया था। बेस्ड ऑन कंपोजिशंस के बेसिस पे तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड। और सिंपल प्रोटीन्स के कई सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोनिन्स, स्क्लेरियोप्रोटीन्स। और कंजुगेटेड के एग्जांपल हैं फास्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन एंड फ्लेवोप्रोटीन्स। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन का ओवरव्यू की अगर बात करें तो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 स्पेशल टाइप एज गिवन बिलो। तो ये आपका 4 पार्ट में लेकर हम चलते हैं इसको। प्राइमरी प्रोटीन की अगर बात करें, प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में आपका सीक्वेंस ऑफ एन चेन ऑफ अमीनो एसिड्स दिखाई देती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे ये जो डॉट्स या बॉल दिखाई गई हैं, ये एक बॉल एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट्स करती है। अगर हमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस दिखाई दे रहा है किसी प्रोटीन में लिख रखा है, तो उसको हम प्राइमरी प्रोटीन्स कहेंगे। प्राइमरी प्रोटीन्स
का थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर्स अगर देखें तो ये सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ पे लोकल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स इनटू हेलिस और शीट्स में प्रेजेंस होती है। यहाँ के आपका जो रिबन्स होता है उस शेप में आपके प्रोटीन्स दिखाई देते हैं, जिनको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट होते हैं सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में। एक अल्फा हेलिक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, इसमें हेलिक्स बने हुए होते हैं, और दूसरा होता है प्लेट फॉर्म रहता है जिसको बीटा प्लेटेड शीट्स कहा जाता है। सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को और दूर से अगर देखा जाए तो ये टर्चरी प्रोटीन स्ट्रक्चर कहलाएगा। 3D स्ट्रक्चर है ये, 3 डायमेंशनल फोल्डिंग पैटर्न्स ऑफ अ प्रोटीन ड्यू टू साइड चेन इंटरेक्शन। जब बहुत लंबी चेन्स हो जाती है सेकेंडरी प्रोटीन्स की, तो ये आपस में क्या करते हैं, साइड चेन से आपका जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे अल्फा हेलिसिन दिखाया गया, मुड़ा हुआ है, और बीटा प्लेटेड शीट्स भी प्रेजेंट हैं, ये आपस में क्वाइल्ड फॉर्म में आ जाते हैं, तब ये टर्चरी प्रोटीन स्ट्रक्चर कहलाता है। और जो प्रोटीन्स हमें दिखाई देती है नेक्ड आई से, वो आपकी क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है। प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन अमीनो एसिड चेन, कई सारी अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, जिसे हम लोग क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अगर हम प्राइमरी प्रोटीन्स में हम अमीनो एसिड सीक्वेंस के बारे में जानते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स 2D स्ट्रक्चर्स है, टर्चरी प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर्स है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कई सारे अमीनो एसिड चेन का मिक्स स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमें जनरली नेक्ड आई से दिखाई देता है। बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विच कैटालाइज द रेट ऑफ रिएक्शन। जितने भी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। और एंजाइम का क्या रोल होता है? एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स लाइक हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन एक्सेट्रा। तो दूसरा प्रोटीन का बायोलॉजिकल रोल है स्टोरेज ऑफ मटेरियल करना और उनका ट्रांसपोर्ट करना। इसके एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, मायोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन। एक्टिन एंड मायोसिन आर कंट्रेक्टाइल प्रोटीन इन मसल्स। मसल को कंट्रैक्ट करने के लिए दो प्रोटीन का मेन रोल है, वो है एक्टिन एंड मायोसिन। दे एक्ट एज प्रोटेक्टिव लाइक केराटिन्स। ये आपका प्रोटेक्शन का काम करता है जैसे केराटिन्स में। दे एक्ट एज सपोर्टिव लाइक कोलाजन। दे एक्ट एज डिफेंसिव फंक्शन लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन्स। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेप्टर प्रोटीन्स जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। और साथ में ये नर्व इम्पल्स में भी काम आते हैं। तो पीछे हमने देखा डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स बॉडी में प्रेजेंट्स होते हैं, उनके बायोलॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं, उसका बेसिक ओवरव्यू हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम जानते हैं बायो एनर्जेटिक्स के बारे में कि हमारी बॉडी में बायो एनर्जेटिक्स क्या होते हैं और उनका क्या रोल्स होता है। बायो एनर्जेटिक्स द स्टडी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो एनर्जेटिक्स की डिफिनेशन है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी हीट प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी डेवलप होती है, उसकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी ही बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, दिस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एज the amount of energy available during the chemical reaction to do the cellular work। सेलुलर वर्क करने के लिए, बॉडी के अंदर सेल में वर्क करने के लिए जो फ्री एनर्जी अवेलेबल होती है, जो एनर्जी अवेलेबल होती है, उसे हम फ्री एनर्जी कहते हैं।
इंडरगोनिक एंड एक्सरगोनिक रिएक्शन। हमारी बॉडी में दो तरीके की रिएक्शन होती हैं, एक इंडरगोनिक रिएक्शन है, दूसरी एक्सरगोनिक रिएक्शन है। एक्सरगोनिक रिएक्शन प्रोड्यूस केमिकल प्रोडक्ट है लोअर जी देन रिएक्टेंट। एक्सरगोनिक रिएक्शन में जी जो है आपका लोअर होता है, लेस होता है, या फिर जी माइनस में होता है। जी वर्ड यहाँ पे फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए यूज किया गया है। दूसरा जो है एक्सरगोनिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। मेन पॉइंट है एक्सरगोनिक रिएक्शन रिलीज एनर्जी विद लोअर जी वैल्यू। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी और एक्सरगोनिक रिएक्शन अपने आप होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो ऐसी रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज करती हैं और स्पॉन्टेनियस होती हैं एक्सरगोनिक रिएक्शन कहलाती हैं। वेयर इज इंडरगोनिक रिएक्शन डज नॉट रिलीज एनर्जी एंड नॉन स्पॉन्टेनियस और इनका जी पॉजिटिव होता है। तो एक्सरगोनिक रिएक्शन प्रोडक्ट्स स्टोर मोर जी देन रिएक्टेंट और इनका जी जो होता है ज़्यादा होता है। रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी इनपुट, रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म एक्सरगोनिक रिएक्शंस ड्राइव इंडरगोनिक रिएक्शन। अगर हम सेलुलर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो वहाँ पर ढेर सारी इंडरगोनिक रिएक्शन होती हैं। तो फिर इनको स्टार्ट करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो जो भी एक्सरगोनिक रिएक्शंस हैं वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करके इंडरगोनिक रिएक्शन को देती हैं, जिससे आपकी इंडरगोनिक रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, enthalpy and entropy. Free energy is also known as Gibbs energy. As per Gibbs free energy, the driving force of chemical is based on two components, driving towards stability and drives toward disorder, and is defined in Gibbs equation. ये आपकी गिब्स इक्वेशन है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा जी इज अ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये इस डेल्टा जी फ्री एनर्जी में चेंज को रिप्रेजेंट करता है और ये नेट ड्राइविंग फोर्स है। किसी रिएक्शन को के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, नेट एनर्जी, वो आपकी डेल्टा जी होती है, इसलिए इसको नेट ड्राइविंग फोर्स भी कहते हैं। डेल्टा एच इज एंथैल्पी, ये ड्राइविंग टूवर्ड स्टेबिलिटी। अगर डेल्टा एच इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी आपकी आती है किसी भी कंपाउंड्स में, और जिससे आपकी फ्री एनर्जी कम होती है। डेल्टा एस इंट्रोपी कहलाती है और ये ड्राइव टूवर्ड डिसऑर्डर। अगर डेल्टा एस इंक्रीज हो रहा है, टी डेल्टा एस इंक्रीज हो रहा है, तो डिसऑर्डर रैंडमनेस इंक्रीज होती है, जिससे फ्री एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इफ डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। अगर डेल्टा जी जीरो से कम है या फिर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो रहती है। इंथैल्पी, इट इज अ टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। टोटल हीट किसी सिस्टम में जो प्रेजेंस होती है उसको इंथैल्पी कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है H इक्वल टू ई प्लस पी वी, जहाँ पे E इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर है और V वॉल्यूम है। इंट्रोपी, entropy is defined as the measure of disorder or uncertainty in a system. अगर डिसऑर्डरनेस बढ़ता है तब उसको मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी यूज की जाती है इंट्रोपी कहते हैं। इंट्रोपी को ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी सामान को हम लोगों ने संभाल करके सिस्टमेटिक तरीके से रखा हुआ है, इसका मतलब इंट्रोपी कम है। अगर सभी सामान को हम लोग फैला के इधर उधर डाल दें तो इसका मतलब है डिसऑर्डर बढ़ गया है या फिर इंट्रोपी ज़्यादा है। इंट्रोपी का जो सिमिलर फार्मूला है डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, जहाँ पे डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट्स अ हीट। व्हाट इज रेडॉक्स पोटेंशियल? Redox potential is also known as oxidation and reduction potential.
It is important biochemical reaction which is used to characterize the free energy cost and direction of reaction involving electron transfer. Redox potential is represented by Nernst equation. ये यहाँ पे नस्ट इक्वेशन दी गई है। यहाँ पे रेडॉक्स नस्ट इक्वेशन है, जहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन यूज की जाती है, या इसलिए यहाँ पे E इक्वल टू आर ई डी ई इनिशियल आर ई डी माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू इक्वेशन है। यही रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए ई ऑक्स हो जाएगी और ओवरऑल रिएक्शन के लिए ई होगा आपका। यहाँ पे E रेड इज द रिएक्शन पोटेंशियल अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन, E इनिशियल रेड इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड Q इज द रिएक्शन क्वाइटेंट। Q आपका इक्विलिब्रियम रिएक्शन से ऑब्टेन किया जाता है। रिएक्टेंट Q इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स का रेशियो होता है। एनर्जी रिच कंपाउंड, बायोकेमिकल कंपाउंड्स रिलीजिंग फ्री एनर्जी ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। ऐसे कंपाउंड जो एनर्जी रिलीज करते हैं हमारी सेल के अंदर ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस को, उनको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहले हाई एनर्जी कंपाउंड या फिर एनर्जी रिच कंपाउंड, और सेकंड इज लो एनर्जी कंपाउंड या फिर एनर्जी पुअर कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाई एनर्जी बॉन्ड आर देमसेल्व्स एनर्जी रिच कंपाउंड। आगे स्ट्रक्चर दिया गया जिसमें हाई एनर्जी बॉन्ड प्रेजेंट है, वो आपके एनर्जी रिच कंपाउंड्स कहलाएंगे। These energy rich compounds are the cell's currency. They can be used to power energy consuming biochemical reaction. तो जो एनर्जी रिच कंपाउंड है इनको सेल की करेंसी कहते हैं, जो कि पावर एनर्जी कंज्यूमिंग में हेल्प करते हैं। If the energy of hydrolysis of compound is more than 7.3 kilocalorie per mole, it is referred as the high energy compound. अगर एनर्जी 7.3 कैलोरी मोल या फिर इससे ज़्यादा है तब ये हाई एनर्जी कंपाउंड्स कहलाएंगे। इफ द एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड इज लेस देन 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, देन इट इज अ लो एनर्जी कंपाउंड। यहाँ पे पहले हम लो एनर्जी कंपाउंड के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू एएमपी की जो एनर्जी होती है वो 6.6 कैलोरी पर मोल होती है, जो कि 7.3 से कम है। तो कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू एएमपी इज ए एग्जांपल ऑफ लेस एनर्जी कंपाउंड या फिर लो एनर्जी कंपाउंड। दूसरा एग्जांपल है ग्लूकोज 1 फास्फेट की हाइड्रोलिसिस होने पर केवल 5 कैलोरी पर मोल एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। तो इन दोनों की एनर्जी लेस है 7.3 से, तो इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल लो एनर्जी कंपाउंड्स कहलाएंगे। ये चार्ट दिया गया है जिसमें हाई एनर्जी कंपाउंड्स के एग्जाम्पल, उनका फुल फॉर्म और साथ में उनकी एनर्जी दी गई है। सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड रिच एनर्जी के फॉर्म में यूज होता है या फिर करेंसी की तरह यूज होता है वो है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, जिसकी एनर्जी 7.3 है। ये एनर्जी अब किलो कैलोरी पर मोल में रिप्रेजेंट की गई है। फिर और डेल्टा जी मीन्स फ्री एनर्जी। दूसरा एग्जांपल है ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट जीटीपी 7.3 एनर्जी। नेक्स्ट इज यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट यूटीपी 7.3 एनर्जी। तो और सिटिडीन ट्राइफॉस्फेट सीटीपी 7.3 एनर्जी। एटीपी, जीटीपी, यूटीपी और सीटीपी इन सब की एनर्जी सेम है क्योंकि इनमें फास्फेट बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होती है। नेक्स्ट एग्जांपल एसिटाइल फास्फेट। अगर एसिटाइल फास्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है तो 10.5 एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और फास्फोइनोइल पाइरुवेट पीईपी बॉन्ड ब्रेक होने पर
13 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। डाइफॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड रिलीज एनर्जी 11.5 किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं कंपाउंड हाई एनर्जी कंपाउंड में कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है। पायरोफॉस्फेट में आपका पीपी बॉन्ड जो होता है, आपका ये जो पी बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, और इसके जो एग्जांपल्स हैं एटीपी और पायरोफॉस्फेट्स हैं। दूसरा आपका एसाइल फास्फेट। एसाइल फास्फेट में ओपी जो बॉन्ड होगा, फास्फेट ऑफ ओ जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड अलग से दिखाया गया है इस वाले में। एग्जांपल है 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, कार्बामाइल फास्फेट और एसिटाइल फास्फेट। तीसरा एग्जांपल है इनॉइल फास्फेट का, इसमें भी ओपी बॉन्ड ब्रेक होता है आपका। दूसरा इधर इस साइड में जो कंपाउंड जुड़ा हुआ है वो इनॉइल का है। एग्जांपल है फास्फो इनॉइल पायरुवेट। नेक्स्ट इज थायोल ईस्टर्स, थायो ईस्टर्स, यहाँ पे OS बॉन्ड ब्रेक होता है। एग्जांपल है एसिटाइल कोएंजाइम में एसिटाइल को। इस रिएक्शन को हम लोग कई सारी जो साइकिल आगे पढ़ेंगे वहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक होते हुए, या फिर वहाँ पे हम इसको ब्रेक होते हुए नहीं दिखाएंगे, ये ब्रेकिंग लगातार उसमें शो की जाएगी। सिमिलरली हम पायरोफॉस्फेट बॉन्ड को भी ADP को ATP में और को कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। तो ये एनर्जी हर यूनिट में कई सारे साइकिल्स में शो की जाएगी। नेक्स्ट इज ग्वाइनिडोफॉस्फेट फास्फाजेंस में आपका NP बॉन्ड ब्रेक होता है। इसके एग्जांपल है फास्फोक्रेटीन या फिर फास्फोआर्जिनिन। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ATP। The adenosine triphosphate ATP molecule is the nucleotide known in biochemistry as the molecular currency of intracellular energy transfer। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है आपका एक तरीके का न्यूक्लियोटाइड है, और ये आपका मॉलिक्यूलर करेंसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बॉडी की जो भी एनर्जी होती है वो ATP फॉर्म में स्टोर होती है। That is, ATP is able to store and transport chemical energy within cell. ATP also play an important role in the synthesis of nucleic acid. ATP can be hydrolyzed to ADP, which can be further hydrolyzed to AMP and produce energy. पहले एनर्जी ATP फॉर्म में स्टोर होती है, और उसके बाद में जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ATP में कन्वर्ट हो जाता है, और ATP AMP में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे ये ATP का स्ट्रक्चर दिया है आपका, ये एडिनोसिन का डायग्राम है। इसमें 2 रिंग है, NH2 है, और आपका 1 और 3 पोजीशन पे रिंग में नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, और जो दूसरी 5 मेंबर रिंग्स है उसमें भी 2 N ग्रुप प्रेजेंट है, और एक N के साथ में डबल बॉन्ड है। दूसरे N से आपका शुगर जो डाई हाइड्रोक्सी शुगर है वो आपकी जुड़ी होती है। ये आपकी 5 पेंटोज शुगर है जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट्स हैं, और इसके साथ में 3 फास्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं। ये पहला फास्फेट है OPOOH, पहला फास्फेट है। ये दूसरा फास्फेट जुड़ा हुआ है, और ये आपका तीसरा फास्फेट जुड़ा हुआ है। चूँकि 3 फास्फेट इसमें जुड़े हुए हैं तो इसको हम ट्राई फास्फेट कहते हैं। और इधर जो एडिनोसिन है ये आपका नाइट्रोजन बेस और शुगर को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग एडिनोसिन नाम से जानते हैं। तो ये आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर है। इस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से अगर एक जो है आपका इतना ग्रुप, एक फास्फेट ग्रुप निकाल दें और H यहाँ पे जोड़ दें, तब ये डाइफॉस्फेट बन जाएगा। और अगर 2 फास्फेट मॉलिक्यूल निकाल दें यहाँ पे तो ये मोनोफॉस्फेट बन जाएगा, और तीनों फास्फेट अगर निकाल दें तो आपका ये एडिनोसिन रह जाएगा। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या होती है, ATP हाइड्रोलाइज होकर के ADP में कन्वर्ट हो जाता है और एक फास्फेट को बाहर निकाल देता है। फास्फेट को शॉर्ट फॉर्म में हम PI से भी लिख सकते हैं, और 7.3 कैलोरी पर मोल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आगे रिएक्शन अगर कंटिन्यू रहती है तो ADP फिर से हाइड्रोलाइज होकर के AMP में कन्वर्ट हो जाता है और एक फास्फेट मॉलिक्यूल रिलीज करता है।
एटीपी कैन बी हाइड्रोलाइज टू एएमपी। एटीपी सीधे सीधे डायरेक्टली एएमपी में भी कन्वर्ट हो सकती है हाइड्रोलाइज होकर के, तब ये डाईफास्फेट को बाहर निकालेगा। डाईफास्फेट को हम पीपीआई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कपलिंग ऑफ रिएक्शन। An unfavorable reaction can be driven by coupling of reaction to favorable reaction। पीछे जो हम एक्सरगोनिक और इंडरगोनिक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी हैं, तो कोई एक इंडरगोनिक रिएक्शन है जो अपने आप नहीं होती, जैसे ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट में कभी अपने आप कन्वर्ट नहीं होता। तो यहाँ पे जो दूसरी एक्सरगोनिक रिएक्शन है, एटीपी से एटीपी बनने वाली रिएक्शन जो होती है, वो रिएक्शन इसमें सपोर्ट करती है। तो दो रिएक्शन एक साथ होती हैं, जिसमें एक इंडरगोनिक रिएक्शन है, दूसरी एक्सरगोनिक रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन जब साथ में होती हैं तब ऐसी रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जो भी हम यहाँ पे फ्लो चार्ट या साइकिल पढ़ेंगे, उसमें हम जो नॉन इंडरगोनिक रिएक्शन है उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ग्लूकोज प्लस पीआई गिव्स ग्लूकोज 6 फास्फेट। और जो एक्सरगोनिक रिएक्शन है उसको हम एरो बॉन्ड से प्रेजेंट करते हैं, जैसे एटीपी पीआई में प्रेजेंट होती है। सिमिलरली रिएक्शन को ग्लूकोज प्लस एटीपी इक्वल टू ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस एटीपी भी लिखा जा सकता है। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट CAMP is a second messenger that is important in many biological process. CAMP is derived from ATP and used for intracellular signal transduction in many different organism transmission the CAMP dependent pathway। तो यहाँ पे नीचे आपका CAMP का डायग्राम दिया गया, बाकी डायग्राम सेम है। तो इसमें ट्राईफास्फेट ना होकर एक मोनोफॉस्फेट है, वो मोनोफॉस्फेट का जो एक जो बॉन्ड है वो आपका जो पेंटोस शुगर है उसके ओक के साथ में एक साइकिल बना लेता है, इसलिए इसको हम साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। और ये जो सिंगल ट्रांजैक्शन जो प्रोड्यूस होते हैं ट्रांसमिशन में, उसमें हेल्प करता है। In human, cyclic AMP works by activating CAMP dependent proteins kinase। Cyclic AMP bind to specific location on the regulatory unit of the protein kinase and cause dissociation between the regulatory and catalytic subunit। Thus, it activates the catalytic units and enable them to phosphorylate सबस्ट्रेट प्रोटीन। तो मेन वर्क इनका है कैटेलिक यूनिट्स को इनेबल करना। इट रेगुलेट टी सेल फंक्शन। इट आल्सो इनहेंस द रिलीज ऑफ इंसुलिन। तो ये था यूनिट 1 का सिलेबस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वॉच नेक्स्ट यूनिट्स, जो कि कुछ लोड की जा चुकी हैं और कुछ आगे लोड की जाएंगी। तो लेक्चर विल बी कंटिन्यू एज यूनिट 2 to 5 बायोकेमिस्ट्री बायोमॉलिक्यूल बायोएनर्जेटिक यूनिट 1, जो कि अभी आप लोग स्टडी कर चुके हैं। आप जो नेक्स्ट यूनिट है वो आप लोग वॉच कर सकते हैं, जिसका टाइटल है बायोकेमिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यूनिट 2 AK2। इस टाइटल को आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री लिपिड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म यूनिट 3 AK2। इसको भी आप सर्च करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर यूनिट 4 AK2, बायोकेमिस्ट्री एंजाइम यूनिट 5 AK2। और लास्ट यूनिट अभी प्रिपेयर की जा रही है, लास्ट 2 यूनिट 5th और 6th प्रिपेयर की जा रही है और जल्दी इनको भी अपलोड कर दिया जाएगा। बायोकेमिस्ट्री BP23B फार्मा क्वेश्चन पेपर AK2।